पहला सीजन एहसास एक तरफा, दूसरा सीजन एहसास दो तरफा। तेरा ना यह हर बार का नाटक है, जब भी शादी की बात करती हूँ तू ऐसे ही ना नुकुर कर देता है या फिर कॉल कट कर देता है। अरे नाती पोते खिलाने की उम्र में शादी करेगा क्या? तेरे भाइयों की शादी को साल भर होने को आया है, लेकिन तू है कि नखरे दिखा रहा है। अच्छा हुआ जो तू लड़की नहीं है, वरना पता नहीं तेरा क्या होता। अरे इतना क्यों ड्रामा कर रहा है? शादी के बाद तुझे कौन सा ससुराल जाना है जो डर हो कि पता नहीं सास नंद कैसी होंगी। तुझे तो बहू अपने ही घर लानी है, अपना सिर पकड़ कर बैठी राधा माँ ने कहा। अल्पविराम। उनकी बात सुनते ही उनके पास बैठी मौली और तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। फोन के दूसरी तरफ ऋषभ ने जब उन दोनों का हंसना सुना तो नाराज होकर बोला, माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इनके सामने और खास तौर पर उस तारा के सामने मुझे नहीं डांटा करो, लेकिन यहाँ तो आप डांट भी रही हो और ऊपर से बेइज्जती भी करवा रही हो। स्पीकर पर फोन क्यों रखते हो आप? अब कोई भी लड़की पसंद नहीं आती तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों नहीं समझती कि आपका यह बेटा लाखों नहीं करोड़ों में एक है, अब वह किसी से भी शादी थोड़े कर लेगा। राधा माँ, हाँ तू एक काम कर, ब्रह्मा जी को अपनी अर्जी लिख दे जिसमें उन्हें बताना कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनके काम में भी कमी निकालने वाला है इस धरती पर एक इंसान। मौली ऋषभ, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? इतने महीनों में तुम्हारे लिए कितने रिश्ते ढूंढ कर लाए हैं, लेकिन कभी तुम खुद भाग जाते हो तो कभी कुछ ऐसा कर देते हो कि लड़की वाले भाग जाते हैं। तारा ने माँ के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, माँ यह रावण है, यह बात आप क्यों भूल जाती हो? अल्पविराम। ऋषभ, हाँ बस तुम्हारी ही कमी थी, तुम्हें तो बहती गंगा में हाथ धोना होता है बस, लेकिन सच तो यह है माँ कि इसने और आपके दुलारे दोनों बड़े बेटों ने मिलकर मेरे नाम का जो कबाड़ा किया है ना, उससे मेरी इमेज खराब हो गई है। अब आप ही बताओ कि भला कौन अपनी बेटी का हाथ मेरे जैसे रावण रॉय के हाथ में देगा? ऐसे कोई किसी का नाम रखता है क्या? याद रखना तारा, मरने के बाद आंगन में पीछे की तरफ जो आम का पेड़ है ना, उसी पर लटक जाऊंगा और फिर देखूंगा कि तुम कैसे आम तोड़कर खाती हो। तारा, हाँ तो 3 फुल स्टॉप। राधा माँ ने तारा के मुंह पर हाथ रख दिया, बस कर चापली। तुम दोनों इकट्ठे हुए नहीं कि महाभारत शुरू कर देते हो। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ना रावण से। यह नाम सुनते ही तारा और मौली फिर से हंस पड़ी। ऋषभ, माँ आप भी। ठीक है ना, मुझे शादी करनी है और ना किसी से बात करनी है, जा रहा हूँ मैं, बहुत काम है मुझे। ऋषभ ने फोन रख दिया। राधा माँ ने गुस्से से तारा और मौली की तरफ देखा कर दिया ना उसे नाराज। क्यों परेशान करती हो बेचारे को इतना, और यह तारा तो पक्का उसकी शादी नहीं होने देगी, गुस्सा कर दिया बेचारे को। अल्पविराम। तारा अब मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, लेकिन वह तो आपके उसको रावण कहने पर नाराज हुआ है ना? राधा माँ झेप गई है, हाँ तो इतनी बार रावण बोलेगी तू, दिन भर में तो मेरे मुंह से भी आज रावण निकल गया, इसमें ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं है। मौली, वैसे माँ आपको क्या लगता है कि ऋषभ सच में रावण है? राधा माँ सोचते हुए बोली, हाँ थोड़ा तो है, नहीं थोड़े से भी थोड़ा ज्यादा ही पड़ेगा। तारा और मौली उन्हें इस तरह सोचते हुए देख हंस पड़े। राधा माँ भी हंसने लगी, तुम लोग भी ना बहुत शैतान हो। उधर ऋषभ बाहर खुले मैदान में खड़ा था, पता नहीं यह शादी का मैटर कब खत्म होगा। मुझे करनी ही नहीं है शादी, अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो कौन सा दुनिया की सारी लड़कियां कुंवारी रह जाएंगी? अरे जो मेरे हिस्से की एक होगी वही तो कुंवारी रहेगी ना। आज तो जैसे तैसे पीछा छुड़ा लिया, अगली बार का फिर देखा जाएगा। तभी पीछे से आवाज आई, तू बाज नहीं आएगा ना अपनी हरकतों से? ऋषभ ने पीछे मुड़कर देखा कि देव और मंजीत नाराज से उसे देख रहे थे। अल्पविराम। देव, तूने फिर भगा दिया रिश्ते वालों को, कब बंद करेगा ये हरकतें? ऋषभ, ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए तुम लोग मजबूर करते ही क्यों हो मुझे? अरे अभी सिर्फ 27 साल का हुआ हूँ, 72 का नहीं। यार क्या कोई तो ऐसी मिलनी चाहिए ना कि लगे हाँ भाई इसी से करनी है शादी, लेकिन ऐसा कोई सोचता ही नहीं। देव, तो फिर तू खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेता? मंजीत, ना भाई इसे तो कुंवारा ही रहना है, क्योंकि जैसे नखरे इसके हैं ना उस हिसाब से तो कोई लड़की मिलने से रही। ऋषभ उसे गुस्सा दिखाते हुए बोला, तू तो अपना मुंह बंद रख, मुझे बताया साहिबा भाभी ने कि तूने उनसे पहले 15 लड़कियों को रिजेक्ट किया था, तब तू नखरे नहीं दिखा रहा था। वह तो तेरी किस्मत अच्छी थी गधे तुझे, जो तुझे साहिबा भाभी जैसी लड़की मिल गई। मैंने तो पहले ही मना कर रखा है रिश्ते से, लेकिन घर में मेरी सुनता है क्या? रोज जबरदस्ती किसी ना किसी को पकड़ लाते हो। अब तो वह रोहन का बच्चा भी मुझे मैसेज करके कहता है कि भाई जल्दी शादी कर लो, क्योंकि जब तक आप शादी नहीं करोगे मेरा नंबर नहीं आएगा। मुझ पर कुछ तो रहम करो। देव, वैसे वो गलत तो नहीं कह रहा, उसके भी कुछ अरमान है। ऋषभ की जुठा, सारे अरमान में आग लगा दूंगा उसके और तुम्हारे। ऋषभ वहाँ से जाने लगा, तुम लोगों को से बात करना ही बेकार है। मंजीत, ओए कहाँ जा रहा है? ऋषभ, तुम सब पागलों की टोली से तो मैं बस तू ही इंसान समझदार है। एक तो माँ, लेकिन उन पर भी फिलहाल अपने बेटे की शादी का भूत सवार है, दूसरा बचा अपना कबीर, उसी से फोन पर शिकायत करूंगा तुम्हारी, फिलहाल काम है जा रहा हूँ। देव, मंजीत उसे जाते हुए देख रहे थे। मंजीत हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, यह रावण रॉय आजाद घूमता हुआ ना मुझे आंखों में चुभता है, जल्द से जल्द इसके पंख काट। हमने ही सारे पाप किए थे क्या जो हमारी आजादी जल्दी छीन ली, और मुझसे तो सबसे पहले छीनी गई। देव, मेरा कबीर यहाँ होता तो तुझे भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह जिधर कहता ऋषभ चुपचाप शादी कर लेता।
अल्पविराम। मंजीत, दिक्कत तो यही है यार कि अपना कबीर कुछ ज्यादा ही समझदार है और यह कुछ ज्यादा शैतान। कबीर चाहता है कि इस पर कोई दबाव ना डाला जाए तो ये इसी बात का फायदा उठा रहा है। देव, हाँ, वरना अब तक तो इसकी कनपटी पर बंदूक लगाकर सीधे मंडप में बैठा दिया होता। अब यह उसे चुगली करेगा और फिर वह हमें डांटेगा। पिछले 11 महीने से यही हो रहा है। कश्मीर में एक ऑफिसर कैंप के बाहर चुपचाप खड़ा हुआ अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर जमाए हुए था। चेहरा गंभीर, थोड़े बड़े हुए बालों के साथ दाढ़ी मूछें भी थी, लेकिन चेहरे का तेज अभी भी देखते ही बनता था। तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने कर्नल रानावत खड़े थे। कैसे हो मेजर कबीर सिंह राठौर? सामने खड़ा कबीर अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुरा दिया। अच्छा हूँ सर। कर्नल रानावत, आओ थोड़ी देर बात कर ली जाए। कबीर, जी। दोनों साथ साथ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगे। अल्पविराम। कर्नल रानावत, तुम्हें तो पता ही है कि कुछ नई पोस्टिंग हुई है यहाँ यंग ऑफिसर की। ट्रेनिंग पूरी है लेकिन अनुभव की कमी है, तो अच्छे से हैंडल कर लेना उन्हें। कबीर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर, आप टेंशन ना ले। कर्नल रानावत, गुड। तुम्हारी तारा कैसी है? कबीर यह सुन थोड़ा शर्मा सा गया। अच्छी है। कर्नल ने उसे ऐसे देखा तो हंस दिए। पहली बार जब उसे देखा था तो समझ गया था कि एकदम सही पार्टनर चुना है तुमने। तुम जितने शांत और गंभीर हो वह उतनी ही ज्यादा शरारती है। बात करते रहते हो ना उससे, कहीं ऐसा ना हो कि यही आ जाए। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो मुझसे तुम्हारी शिकायत करेगी और फिर मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा, जो मुझे सच में अच्छा नहीं लगेगा। कबीर हल्की सी मुस्कुराहट हंसा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोशिश तो पूरी करता हूँ। कर्नल रानावत, अच्छा है, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। दोनों बातें करते हुए अब आगे निकल गए। शाम को ऋषभ अपने कमरे में बिस्तर पर आ बैठ गया। तभी उसकी नजर सामने दीवार पर लगी अपने माँ बाबा की तस्वीर पर पड़ी। उसके चेहरे पर अब दर्द साफ दर्द दिखने लगा। ऋषभ खड़ा हो तस्वीरों के पास जा उनको खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, पता है आज भी आप दोनों मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट कपल है। इन लोगों को कैसे समझाऊं कि मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बिल्कुल वैसी ही लगे जैसे आपके साथ माँ लगती थी, एकदम परफेक्ट। मैं आपका बेटा हूँ तो फिर मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा ना इस बात का कि आपकी बहू ऐसी होनी चाहिए जो आपको पसंद आए, और आपको तो माँ जैसी लड़कियाँ पसंद है। बहुत ज्यादा झंझट है बाबा, इसलिए मैं तो करना ही नहीं चाहता शादी, लेकिन राधा माँ और बाकी सब मेरे पीछे पड़े हैं। ऋषभ चुप हो गया, उसकी आंखें नम हो चली। वह उदास सा बोला, आप दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ही अकेला छोड़कर चले गए। भला कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा करता है क्या? पहले माँ ने मुझे छोड़ा और फिर बाबा आप दोनों मुझे एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन साथ रहने का वादा किसी ने नहीं निभाया। बहुत मिस करता हूँ आपको। हाँ, मेरा नया परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको भी तो नहीं भूल सकता। ऋषभ की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह जगह हर वक्त मुझे आपकी याद दिलाती है बाबा, मैं बहुत बहुत मिस करता हूँ आप दोनों को। देव, मंजीत दरवाजे पर खड़े उदास से उसे देख रहे थे। तभी ऋषभ का फोन बज उठा। उसने कॉल रिसीव की और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, रो रहा था ना? यह सुनकर ऋषभ हंस पड़ा। तुझे हर बार कैसे पता चल जाता है मंजीते के कबीरे? कबीर मुस्कुराकर, क्योंकि मैं तेरा भी कबीर हूँ। तुझे फिर तो परेशान नहीं किया ना इन लोगों ने? ऋषभ आंसू पोंछ बिस्तर पर बैठ गया। दोनों दोस्त कमरे के बाहर एक और खड़े हो गए। ऋषभ, यार बहुत परेशान करते हैं। पिछले हफ्ते एक रिश्ते को मना करके आया हूँ बड़ी मुश्किल से, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो तेरी तारा करती है। कहाँ फंस गया भाई तू ठहरा संत आदमी और वह तो चलती फिरती बवाल है। सोचता हूँ कि कहीं शादी कर लूँ तो ऐसा ना हो कि यह तारा नाम की आफत उस लड़की को 2 दिन घर में ना टिकने दे। मंजीत यह सुन हंसने को हुआ कि देव ने उसका मुंह बंद कर दिया। अल्पविराम। कबीर, यार इतनी भी बुरी नहीं है मेरी तारा। ऋषभ, वह किसी के लिए भी बुरी नहीं है सिवाय मेरे। पता नहीं मैं कौन सा उसका कुछ लेकर भाग गया। कबीर, क्या करें, तू बहुत सीधा बच्चा है ना इसलिए। ऋषभ शरारती अंदाज में बोला, नहीं वैसे इतना सीधा नहीं हूँ, पर क्या करूँ, उससे लड़ने में मजा आता है। दोनों दोस्त अभी बात कर ही रहे थे कि कबीर के पास एक सिपाही आया। उसने बताया कि कर्नल सर ने एजेंट बुलाया है। कबीर ऋषभ से बाद में बात करने की बात कह फोन रख जल्दी से कर्नल सर से मिलने चला गया कि पता नहीं क्या बात है 3 फुल स्टॉप।